ठीक है भाई। तो अभी तक हम लोग जो टॉपिक कर चुके हैं मगध के अंदर, वो हमने डिस्कस कर लिया है। हर्यक डायनेस्टी, ठीक है, शिशुनाग डायनेस्टी, नंदा डायनेस्टी और मौर्य डायनेस्टी। और डायनेस्टीज के बाद हमने लास्ट क्लास डिस्कस की थी पोस्ट मौर्य पीरियड, जिसके अंदर हमने शुंग, कंडौ, आंध्र सातवाहन और फॉरेन इन्वेडर्स के बारे में हमने डिस्कशन किया था, जिसमें इंडो ग्रीक्स, इंडो पार्थियन, शक, कुषाण, है ना, इनके बारे में हमने जिक्र किया था। अब उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है गुप्ता एम्पायर। इस गुप्ता एम्पायर को द गोल्डन पीरियड ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है, द गोल्डन पीरियड ऑफ इंडिया। ठीक है, जिस तरह से मौर्यों के समय में काफी विकास किया गया, उसी तरह से उससे कहीं ज्यादा गुप्ता एम्पायर के अंदर बहुत सारी चीजों के अंदर डेवलपमेंट हुआ। ठीक है, तो गुप्ता एम्पायर को भी हम अलग अलग पार्ट्स में बांट के पढ़ेंगे। सबसे पहले हम गुप्ता एम्पायर के रूलर्स के बारे में जानेंगे। रूलर से संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, किस किस तरह से सवाल पूछे जाते हैं। और फिर एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक गुप्ता एम्पायर का होगा, जिसे हम एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ गुप्ता एम्पायर कहते हैं। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम मौर्य का, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम गुप्ता का, है ना, रिलीजियस सिस्टम जो था धर्म से संबंधित गुप्ता एम्पायर का, धर्म से संबंधित मौर्य का। ये एक डिफरेंट टाइप का पैटर्न है एग्जाम्स के अंदर, जो मोस्टली आजकल पूछा जाने लगा है। अगर इक्का दुक्का क्वेश्चन आर्किटेक्चर आता है ना, आर्ट एंड क्राफ्ट्स आते हैं, तो ये सब इनके काल में एडिक्ट्स आते हैं। ये सब क्या है कि ये कॉमन नहीं है, बहुत आसानी से पढ़ाने वाला और पढ़ने वाला कंसेप्ट नहीं है। रूलर्स के बारे में पढ़ना तो बड़ा आसान है, उनके बारे में उनसे संबंधित महत्वपूर्ण बातें जानना बहुत कॉमन सी बात है। लेकिन जब डीप में जाते हैं, क्वेश्चंस जहां से पूछने के आसार बनते हैं, वो कहीं ना कहीं उनके एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम से ही आते हैं, कहीं ना कहीं उनकी धर्म नीतियों से ही संबंधित क्वेश्चंस आते हैं, कहीं ना कहीं उनके आर्ट एंड आर्किटेक्चर से ही संबंधित उनके क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन उन सबको जानने से पहले सबसे ज्यादा जरूरी होता है उस एम्पायर के रूलर्स को जानना। इसलिए सबसे पहले हम रूलर्स को जानेंगे और उनसे संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। फिर आगे चल के हम उनके एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, आर्ट एंड आर्किटेक्चर पे काम करेंगे और धर्म नीतियों पे काम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर गुप्ता एम्पायर की हम बात करें, तो गुप्ता एम्पायर की शुरुआत की गई श्रीगुप्त के द्वारा। ठीक है, श्रीगुप्त के द्वारा गुप्ता एम्पायर की शुरुआत की गई। ठीक है, तो श्रीगुप्त को फाउंडर ऑफ गुप्ता एम्पायर कहा जाता है। ठीक है, तो फाउंडर ऑफ गुप्ता एम्पायर कभी अगर आपसे पूछे तो श्रीगुप्त कहा जाता, श्रीगुप्त इसके संस्थापक है। ठीक है, श्रीगुप्त के बाद एक और नाम यहां पर मिलेगा जिसको रियल फाउंडर कहा जाता है। तो रियल फाउंडर और फाउंडर, गुप्ता एम्पायर में दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, एक संस्थापक और एक वास्तविक संस्थापक। तो वास्तविक संस्थापक के तौर पे चंद्रगुप्त फर्स्ट आते हैं, चंद्रगुप्त प्रथम आते हैं। तो आइए इनकी चेन समझते हैं। पहले श्रीगुप्त आते हैं, फिर उसके बाद आपके घटोत्कच आते हैं, फिर घटोत्कच के बाद चंद्रगुप्त फर्स्ट आते हैं। ठीक है, फिर समुद्रगुप्त आएंगे। तो यहाँ पर देखिए पूरी चेन है गुप्ता एम्पायर के रूलर्स की। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं यहाँ पर श्रीगुप्त हैं, जिनको फाउंडर कहा गया है। फाउंडर ऑफ गुप्ता एम्पायर श्रीगुप्त है। ठीक है, उनके पुत्र घटोत्कच थे। ठीक है, और उनके पश्चात जो रूलर बने वो चंद्रगुप्त फर्स्ट बने।
ठीक है। तो दूसरे नंबर पर अगर किसी शासक की बात की जाती है तो वो चंद्रगुप्त प्रथम आते हैं, जिनको रियल फाउंडर कहा जाता है। जैसा मैंने अभी बताया, रियल फाउंडर अगर आपसे पूछे तो चंद्रगुप्त फर्स्ट को रियल फाउंडर कहा जाता है। देन उसके बाद तीसरे नंबर पर शासक जिसका जिक्र किया जाता है वो समुद्रगुप्त आते हैं। ठीक है। तो इंपॉर्टेंट में आपके चंद्रगुप्त फर्स्ट आएंगे, समुद्रगुप्त आएंगे। देन समुद्रगुप्त के बाद एक और महत्वपूर्ण शासक आते हैं जिनका नाम है चंद्रगुप्त सेकंड। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय। तो ये सारे रूलर्स आपको याद रखने हैं, जैसे आपने मगध की सारी डायनेस्टीज याद कर रखी हैं, और डायनेस्टीज के एक के बाद एक के बाद एक के बाद शासक जो आपने याद रखे हैं, उसी तरीके से इन रूलर्स को भी याद रखना है। ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद एक और शासक के बारे में पता चलता है जिसका नाम है कुमार गुप्त फर्स्ट। ठीक है, कुमार गुप्त फर्स्ट एक कमजोर शासक है ये। ठीक है, एक वीक रूलर है, बट इनकी भी इसकी भी कुछ विशेषता है जिसकी वजह से इसको याद किया जाता है। देन इसके बाद एक महत्वपूर्ण शासक स्कंद गुप्त मिलता है। ठीक है, तो गुप्ता एम्पायर का अगला जो इंपॉर्टेंट रूलर है, अगर हम कहें तीसरे नंबर पर समुद्रगुप्त, चौथे पर चंद्रगुप्त, तो पांचवें पर आपके स्कंदगुप्त है। ठीक है, और स्कंदगुप्त को लास्ट ग्रेट गुप्ता रूलर कहा गया है। ठीक है ना, गुप्ता शासन का अंतिम महत्वपूर्ण शासक। और उसके बाद आता है लास्ट रूलर के तौर पे इस डायनेस्टी में विष्णुगुप्त को देखा गया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट बनता है क्योंकि ये लास्ट रूलर है। ठीक है, तो लास्ट रूलर की वजह से ये शासक इंपॉर्टेंट हो जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करते हैं कि गुप्ता एम्पायर कहां से कहां तक किन क्षेत्रों को कवर करता था, तो राइज ऑफ गुप्ता की अगर हम बात करें तो इसमें आएंगे द गुप्ता एम्पायर स्ट्रेच्ड अक्रॉस, पूरा उत्तरी भाग कवर करता था, नॉर्दर्न एरिया पूरा वो कवर करता था। ठीक है, सेंट्रल एरिया भी कवर करता था, और दक्षिण भारत पर भी गुप्ता एम्पायर का शासन व्यवस्था था। तो लगभग जिस तरीके से मौर्य शासन चलता था उसी हिसाब से गुप्ता एम्पायर भी एक्सपेंड किया था। तो उत्तरी छोर में भी उसका था, सेंट्रल में भी था, और साउदर्न इंडिया के क्षेत्रों में भी ये फैला हुआ था। ठीक है, यहां से अगर आप चाहोगे तो अगर गूगल करेंगे ना आप, तो गूगल में आपको गुप्ता एम्पायर का पूरा मैप मिल जाएगा। और एक बार आप कम से कम इसको जरूर देख लीजिएगा, गुप्ता एम्पायर का मैप और मौर्य एम्पायर का मैप, थोड़ा सा आपको उससे सहूलियत हो जाएगी, है ना। अगर आप देख सके तो आप उसको एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, और गुप्ताओं ने जो शासन किया वो 320 से 550 तक उन्होंने रूल किया था। ठीक है, 320 से 550 तक। चलिए जी, ठीक है। इसमें आप एक चीज और ऐड कर लीजिएगा, आगे चल के आपको बता देंगे। इसमें वेस्टर्न रीजन भी गुप्ताओं के अधीन था, पश्चिमी इसमें रह गया है। ठीक है, तो पश्चिमी क्षेत्र भी गुप्ताओं के पास हुआ करता था। अब देखते हैं किसके शासन काल में कौन सा क्षेत्र किस प्रकार से इनके अधीन हुआ। तो श्रीगुप्त की अगर हम बात करते हैं तो श्रीगुप्त फाउंडेड द गुप्ता एम्पायर। ठीक है, और श्रीगुप्त 240 से 280 तक इनका काल रहा।
ठीक है, एंड ही वॉज सक्सीडेड बाय हिज सन घटोत्कच। ठीक है, 280 में घटोत्कच इनकी जगह शासक बनता है। ठीक है, तो 280 से 319 तक घटोत्कच इनका बेटा शासक रहता है, जिसमें घटोत्कच के बारे में और श्रीगुप्त के बारे में बहुत ज्यादा आपको स्टडी या फिर खोज बहुत डीप में जाएंगे, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत कम चीजें बनती हैं, इसलिए कई जगह इसको डिफाइन नहीं किया गया है। अब है हमारा पहला जो इंपॉर्टेंट रूलर मिलता है गुप्ता एम्पायर में, वो है चंद्रगुप्त फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ गुप्ता एम्पायर दैट वाज चंद्रगुप्त फर्स्ट, 320 से 335 बीसी तक। ठीक है, ये घटोत्कच का बेटा है। ठीक है, सन ऑफ घटोत्कच। अब आप देखिए घटोत्कच किसके बेटे थे? घटोत्कच बेटे थे गुप्त। श्रीगुप्त के, और घटोत्कच का बेटा चंद्रगुप्त प्रथम, द फर्स्ट इंडिपेंडेंट किंग ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी। गुप्ता डायनेस्टी का पहला, है ना, स्वतंत्र शासक कहा जाता है चंद्रगुप्त फर्स्ट को, द फर्स्ट इंडिपेंडेंट किंग ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी। देखिए स्लाइड्स के अंदर जितनी बातें लिखी गई हैं ये डायरेक्ट क्वेश्चन की बातें लिखी गई हैं, फर्जी और फालतू का कुछ भी कंटेंट नहीं है। आपको इतना तो याद रखना ही है, मैं बार बार कहता हूं कि जितना इसमें लिखा गया है इतना तो महत्वपूर्ण है, ये बिल्कुल फंडामेंटल है, इतना आपको याद रहना चाहिए। तो द फर्स्ट इंडिपेंडेंट किंग ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी वॉज चंद्रगुप्त फर्स्ट। अब देखिए एम्पायर ऑफ चंद्रगुप्त फर्स्ट में इंक्लूड द एरियाज ऑफ मॉडर्न बिहार। ठीक है, चंद्रगुप्त फर्स्ट के शासन काल का जो क्षेत्र है वो मॉडर्न बिहार यानी आज का बिहार, पार्ट ऑफ यूपी भी आता है उनके अंदर और पार्ट ऑफ बंगाल भी आता है। तो चंद्रगुप्त प्रथम के शासन का जो क्षेत्र था वो मॉडर्न बिहार, यूपी और बंगाल, ये तीनों आज के राज्य जो है वो गुप्ता एम्पायर के पास चंद्रगुप्त प्रथम के अधीन थे। चंद्रगुप्त फर्स्ट इज नोन एज रियल फाउंडर ऑफ गुप्ता। ठीक है, गुप्ता डायनेस्टी। ठीक है ना, यह गुप्ता एम्पायर के वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को कहा जाता है, ये 2 बार 3 बार बता चुका। ही वॉज द फर्स्ट गुप्ता रूलर, द फर्स्ट गुप्ता रूलर अज्यूम्ड टाइटल ऑफ महाराजा धीराज। महाराजा धीराज की उपाधि प्राप्त करने वाला पहला गुप्ता शासक चंद्रगुप्त प्रथम था। ठीक है, ही स्ट्रेंथेन हिज किंगडम बाई, अब अपने राज्य का विस्तार करने के लिए जो इनकी नीति चलती थी वो सबसे बेहतरीन नीति इनके पास जो थी वो मैट्रिमोनियल अलायंस था, विवाह करके संबंधों को स्थापित करना या राज्य को विस्तृत करना इनका मुख्य तरीका था। ठीक है, तो ही स्ट्रेंथेंड हिज किंगडम बाय मैट्रिमोनियल अलायंस। अब मैट्रिमोनियल अलायंस में जो इंपॉर्टेंट बनता है वो ये है कि ही मैरिड टू, ठीक है, उन्होंने विवाह किया लिच्छवी प्रिंसेस कुमार देवी से। तो चंद्रगुप्त प्रथम मैरिड टू लिच्छवी प्रिंसेस कुमार देवी, है ना, और ये कौन है? रूलर ऑफ मिथिला, है ना, ये बिलोंग करते थे किससे? मिथिला से। ठीक है, और ये मोस्ट पावरफुल रीजन था उस समय का, तो वहां से उन्होंने विवाह करके इनके साथ पारिवारिक संबंध बनाए और अपने राज्य को वहां तक विस्तृत किया। और इसी के साथ ड्यू टू दिस अलायंस, इसी अलायंस के सहारे वो गंगेटिक वैली का पूरा क्षेत्र उन्होंने अपने अधीन कर लिया था।
तो ड्यू टू दिस अलायंस ही ऑक्युपाइड होल ऑफ द गंगेटिक वैली। आगे बढ़ते हैं, ध्यान रखिएगा ये सारी बातें। He was able to establish his authority over Magध, प्रयागराज एंड साकेत। ठीक है, मगध पर, प्रयागराज पर और साकेत पर इन्होंने अपना आधिपत्य बनाया था, अपना शासन स्थापित किया था। तो ही वॉज एबल टू स्टेब्लिश हिज अथॉरिटी ओवर, ठीक है, मगध, प्रयागराज एंड साकेत। अभी आप देखेंगे प्रयागराज भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। जैसे मौर्य एम्पायर में सारनाथ एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वैसे ही गुप्ता एम्पायर में प्रयागराज एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा गुप्ताओं में आपका प्रयागराज और मौर्यों में आपके पास सारनाथ। ठीक है, तो ध्यान रखना पड़ेगा कहीं मिसमैच ना हो। क्वेश्चन इससे संबंधित आते हैं। प्रयाग प्रस्ती बहुत इंपॉर्टेंट है गुप्ता एम्पायर में। ठीक है, एक भीतरी अभिलेख बहुत इंपॉर्टेंट है ना। जस्ट प्रयागराज बनारस, बनारस के क्षेत्र में ही पड़ता है, बनारस से कुछ दूरी पर भीतरी लेख। ठीक है, तो वो अभी सारी बातें यहां पर आएंगी, इनको याद रखना है आपको। और मगध तो अपने आप में है, क्योंकि हम मगध का इतिहास पढ़ रहे हैं, तो मगध तो है ही हमारे पास। दिनारीज, ओरिजिनल टाइप ऑफ गोल्ड कॉइन। ठीक है, चंद्रगुप्त फर्स्ट स्टार्टेड। तो दिनारीज जो है ना, सोने के सिक्के, सोने के सिक्के जिसको दिनारी कहा जाता है, वो चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। कैपिटल ऑफ गुप्ता ड्यूरिंग हिज पीरियड वाज पाटलिपुत्र। ठीक है, तो गुप्ताओं की राजधानी जो थी वो पाटलिपुत्र हुआ करती थी। आगे चल के पाटलिपुत्र की जगह आप देखेंगे उज्जैन भी इसकी राजधानी हो जाएगी गुप्ताओं की। आगे के शासकों में हम उसको डिस्कस करेंगे। यहां तक क्लियर है। सेकेंड रूलर के बारे में जानते हैं। सेकेंड रूलर समुद्रगुप्त, 335 से 380 सी तक। ये चंद्रगुप्त प्रथम का बेटा था, सन ऑफ चंद्रगुप्त फर्स्ट। चंद्रगुप्त फर्स्ट वॉज सक्सीडेड बाय समुद्रगुप्त। तो चंद्रगुप्त, जो कि मैंने चार्ट में पहले ही आपको बता दिया कि सबसे पहले श्रीगुप्त थे, फिर घटोत्कच थे, फिर घटोत्कच के बाद चंद्रगुप्त प्रथम थे, और चंद्रगुप्त प्रथम के बाद समुद्रगुप्त थे। देखिए, चंद्रगुप्त प्रथम और चंद्रगुप्त द्वितीय दोनों एक साथ नहीं थे, बीच में समुद्रगुप्त आएंगे। ठीक है, तो चंद्रगुप्त प्रथम का बेटा समुद्रगुप्त था। डायरेक्ट ऐसे भी क्वेश्चंस दिखाई पड़ते हैं एग्जाम्स में। समुद्रगुप्त वॉज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द किंग। सारे शासकों में सबसे महान शासक समुद्रगुप्त को माना जाता है। समुद्रगुप्त वॉज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द किंग्स। ठीक, इट इज बिलीव दैट गुप्ता एम्पायर स्पेंड फ्रॉम द हिमालयाज in north to the mouth of Krishna and Godavari river in the south। मतलब ऊपर से लेके और नीचे तक का पूरा क्षेत्र जो है, दक्षिण में गोदावरी नदी के तट तक आप देखेंगे इस समुद्रगुप्त के शासन काल में ही इसका विस्तार हुआ था। ठीक है, तो ये माना जाता है कि गुप्ता एम्पायर का हिमालय से लेकर के और दक्षिण में कृष्णा और गोदावरी नदी के तट तक समुद्रगुप्त के शासन काल में गुप्ता एम्पायर एक्सपेंड किया था। और इधर आप जाएंगे पश्चिम में, अफगानिस्तान से लेकर के ब्रह्मपुत्र नदी पूरब में, मतलब अंतिम बिंदु आप मान लीजिए, ठीक है ना, पूरब का।
ठीक है, बांग्लादेश के बॉर्डर तक आप मान लीजिए, वहां तक इसी के शासन काल में गुप्ता एम्पायर का विकास हुआ था। देखिए, ही वॉज अटेंटिव टू हिज राजधर्म। समुद्रगुप्त जो थे ना, वो अपने राजधर्म को लेकर के काफी, है ना, अटेंटिव रहते थे, काफी कंसर्न रहते थे। तो ही वॉज अटेंटिव टू हिज राजधर्म, और फॉलोवर थे कौटिल्य के अर्थशास्त्र के। तो कभी पूछा जाए कि गुप्ता शासकों में कौन सा शासक था जो कौटिल्य के यानी चाणक्य के अर्थशास्त्र का फॉलोवर हुआ करता था, तो दैट वाज समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त वाज द फॉलोवर ऑफ कौटिल्याज अर्थशास्त्र। मोस्ट डिटेल्ड एंड ऑथेंटिक रिकॉर्ड ऑफ हिज राइन इज प्रेजेंट इन प्रयाग प्रस्ती। ठीक है जी, प्रयाग प्रस्ती से इनके शासन की सारी जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, तो मैंने कहा था प्रयाग प्रस्ती, प्रयाग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो समुद्रगुप्त के शासन की जानकारी प्रयाग प्रस्ती, इलाहाबाद, है ना, प्रयाग आप जानते हैं, इलाहाबाद, इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन से पता चलता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि प्रयाग प्रस्ती किसने, प्रयाग प्रस्ती यानी इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन किसके द्वारा कंपोज किया गया, लिखा गया, तैयार किया गया? तो वो उनके कोर्ट पोएट थे हरिसेन। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रयाग प्रस्ती यानी कि इलाहाबाद का पिलर इंस्क्रिप्शन किसके द्वारा तैयार किया गया, उसके लेखक कौन थे, उस पे उसको तैयार करने वाले हरिसेन थे। और हरिसेन क्वेश्चन पूछता है कि किसके दरबारी कवि थे, तो हरिसेन वॉज समुद्रगुप्त कोर्ट पोएट। तो ये दो तीन तरीके से इस सवाल को तैयार किया जाता है। अकॉर्डिंग टू प्रयाग प्रस्ती, ही वॉज अ ग्रेट रूलर या फिर कनकरर। तो प्रयाग प्रस्ती के अभिलेख के अनुसार समुद्रगुप्त वॉज अ ग्रेट रूलर एंड कनकरर। यहां पर देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क किया गया है, समुद्रगुप्त इज नोन एज नेपोलियन ऑफ इंडिया। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है समुद्रगुप्त से संबंधित कि समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है, एंड ही वॉज कॉल्ड बाई, किसके द्वारा कहा गया नेपोलियन ऑफ इंडिया? वी ए स्मिथ के द्वारा कहा गया। ठीक है, तो समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया किसके द्वारा कहा गया? तो वी ए स्मिथ के द्वारा कहा गया। और ऐसा क्यों कहा गया? ड्यू टू मिलिट्री कैंपेन, है ना, उसके मिलिट्री कैंपेन की वजह से। जिस प्रकार की नेपोलियन का मिलिट्री कैंपेन था, उसी प्रकार का समुद्रगुप्त का भी मिलिट्री कैंपेन था। समुद्रगुप्त के पास नेवी के होने के भी प्रमाण मिलते हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखिए, हिज रेफरेंस टू हिज डोमिनियन, ठीक है, इन जावा, सुमात्रा, ठीक है, मलेशिया, मलाया, मलाया आइलैंड इन द सी, shows that he had a navy। ठीक है, उनका जो होल्ड था, जो उनका डोमिनियन था, जावा में भी था, सुमात्रा के क्षेत्र में भी था, मलाया आइलैंड पर भी था। और ये दर्शाता है कि उनके पास नेवी जैसी सैन्य दल भी हुआ करता था। ठीक है, तो अभी तक के शासकों में अगर आपको नेवी से संबंधित किसी पे सवाल बनता है या जानकारी मिलती है, तो वो आपको समुद्रगुप्त से मिलती है। समुद्रगुप्त के इंपॉर्टेंट टाइटल्स पूछे जाते हैं, जिनमें दो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कविराज। समुद्रगुप्त को कविराज कहा जाता था।
ठीक है, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कविराज निम्न में से किस शासक को कहा जाता है। तो कविराज कहा जाता था समुद्रगुप्त को। परम भागवत, परम भागवत भी कहा जाता है। ठीक है, लेकिन जैसा मैंने बताया, एग्जाम का जो सबसे इंपॉर्टेंट है टाइटल ऑफ समुद्रगुप्त, एक तो आपने समझ लिया कि नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता है, और यहाँ पे कविराज कहा जाता है, तो ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। अब ये नालंदा के कॉपर प्लेट पर दर्शाया गया है परम भागवत, समुद्रगुप्त को परम भागवत कहा गया है नालंदा की कॉपर प्लेट पर, और कविराज कहा गया है प्रयाग प्रस्ती पर। तो देखिए, ये सब आजकल के जमाने के ये सब क्वेश्चन है, ये पुराने जमाने के क्वेश्चन है कि निम्न में से किस शासक को कविराज कहा गया है, या कविराज जिस शासक को कहा गया है वो किस डायनेस्टी से बिलोंग करता है। तो ये पुरानी बातें हो गई। ठीक है, लेकिन अब कुछ नया अगर क्वेश्चन बन के आता है तो कविराज, लाइक समुद्रगुप्त को कविराज कहां पर कहा गया है, तो प्रयाग प्रस्ती के अभिलेख में कविराज कहा गया है समुद्रगुप्त को। ठीक है, परम भागवत किस अभिलेख में कहा गया है, तो नालंदा के कॉपर प्लेट में कहा गया है। तो ये कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस आते हैं, और हम ये सब चीजें नहीं पढ़ते, जिसकी वजह से कहते हैं कि भाई पढ़ा तो था, वो वाला पार्ट नहीं पढ़ा जहां से एग्जाम में आया। तो ये थोड़ा सा पैटर्न, अपना स्टडी पैटर्न चेंज करना है। ठीक है, अश्वमेधा भी कहते हैं, अश्वमेध पराक्रम, ये सिक्कों पर इसको दर्शाया गया है, और विक्रम भी इसको सिक्कों पर ही कहा गया है। ठीक है, बट इंपॉर्टेंट इज परम भागवत और कविराज नालंदा के कॉपर प्लेट पर और प्रयाग प्रस्ती पर। ठीक है, और नालंदा, नालंदा यहाँ पे अपने आप में इंपॉर्टेंट है, नालंदा यूनिवर्सिटी है। ठीक है, और नालंदा यूनिवर्सिटी का निर्माण आपसे अगर पूछे तो वो भी गुप्ता काल में ही हुआ था। ठीक है, उस पर भी हम अभी चर्चा करेंगे। नेक्स्ट देखिए, शक्स, कुषाण, मुरुंड। अब ये देखिए, शक, कुषाण, ठीक है, ये सब कौन है? ये पीछे आपने पोस्ट मौर्य में पढ़ा था, ठीक है ना। पोस्ट मौर्य में हमने क्या क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था शुंग, कंडव, सातवाहन, और फॉरेन इन्वेडर्स में इंडो ग्रीक्स, इंडो पार्थियन, शक, कुषाण, ये वही लोग हैं। ठीक है, लेकिन जब गुप्ता एम्पायर आया अपने वर्चस्व में, तो शक जो थे, कुषाण जो थे, मुरुंड जो थे, इन्होंने इसके समक्ष, इनके सामने, समुद्रगुप्त के सामने सरेंडर कर दिया था। ठीक है, तो शकों ने, कुषाणों ने, मुरुंडों ने, इन सब ने समुद्रगुप्त के समक्ष शस्त्र डाल दिए, सरेंडर कर दिया। ठीक है, ये कुछ नहीं है, इसको आप मत याद रखिएगा, ये इंग्लिश का पार्ट है, इसलिए यहाँ पे जस्ट लिख दिया था। ठीक है, बिफोर और फ्रंट में अंतर बताया था। आगे देखते हैं, प्रिंट ऑन हिज कॉइन्स, उसके सिक्कों पर क्या लिखा जाता था? अप्रतिरथ। ठीक है, थोड़ा सा भयान, बड़े बड़े शब्द हैं। व्याघ्र प्राकवम मन का, ठीक है, और प्राकर्मंक, अगर आप याद रख सके तो अच्छी बात है कि ये जो नाम है ये किसके सिक्कों पर छापे जाते थे। ठीक है, अब यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट उसके सिक्के पर छपने की बात की जाती है वो है वीणा। कहा जाता है कि समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए, है ना, सिक्कों पर दर्शाया गया है। या फिर ऐसा भी कहा जाता है कि समुद्रगुप्त के सिक्कों पर वीणे का निशान आता है, इसलिए ये भी कहा जाता है कि समुद्रगुप्त वॉज अ प्लेयर ऑफ वीणा। ठीक है, ये प्लेयर ऑफ वीणा था, तो ये वीणा बजाता था। ठीक है ना, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि वीणा से संबंधित 100% क्वेश्चन बनते हैं किसी न किसी एग्जाम में। वीणा निम्न में से किस शासक से संबंधित है? तो वीणा समुद्रगुप्त से संबंधित है, वो वीणा वादक था। तो वीणा किसके सिक्कों पर दर्शाया गया है? तो समुद्रगुप्त के सिक्कों पर वीणा को दर्शाया गया है, ये याद रखिएगा। ठीक है जी।
इसके बाद अगला टॉपिक है हमारा चंद्रगुप्त द्वितीय।